चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। खबर उत्तरकाशी से मिल रही है। आज सुबह लगभग 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.0 मापी गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का जो केंद्र है वो मोरी क्षेत्र का कोटी वन रेंज में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था। वहीं भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। तो भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जमीन के 5 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और उत्तरकाशी में सुबह ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 8:35 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जो उसकी तीव्रता मापी गई है वो 3.0 मापी गई है। भूकंप का जो केंद्र रहा है वो मोरी का कोटी बताया जा रहा है, जो कि भूकंप केंद्र रहा है। हालांकि इस पूरे भूकंप की अगर बात करें तो किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। सहयोगी बलवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा बताइए, क्योंकि 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये रही है कि किसी तरह के जान माल की कोई नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल कोई नुकसान की खबर नहीं है। ये जो भूकंप का केंद्र था ये मोरी प्रखंड के कोटी घाट रेंज में बताया जा रहा है। हिमाचल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र ये है जहाँ पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जिसके केंद्र था 5 किलोमीटर अंदर था जमीन के अंदर। और जिस समय ये झटके महसूस किए गए तो आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि काफी तेज झटके थे, क्योंकि जो इसकी तीव्रता नापी गई है 3.0 इसकी तीव्रता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भूकंप के झटके पिछले 2 माह में जनपद में 3 भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पर सबसे बड़ी खबर यही है कि कोई नुकसान की खबर नहीं है और ये जनपद मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर जो ये केंद्र था। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए बलवीर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जोशीमठ भू धसाव की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है। करीब 1.5 साल बाद कोर्ट के दबाव में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की 718 पेज की रिपोर्ट, जो कि बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में पानी के रिसाव को जोशीमठ भू धसाव का मुख्य कारण माना गया है। वहीं पर इस रिपोर्ट में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी गई है। और देहरादून लिए चलेंगे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा, जोशीमठ में जो भू धसाव हुआ उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई है, यानी कि जो रीजन बताया जा रहा था कि एनटीपीसी में जो काम चल रहा है, जो ब्लास्ट हो रहा है उसकी वजह से भू धसाव हो रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि पानी के रिसाव की वजह से भू धसाव हो रहा था। फिलहाल क्या अभी अपडेट है इसको लेकर? और देखिए, इसमें जोशीमठ की आपदा जब आई थी जनवरी 2022 के बाद, जब वहां पर बड़े पैमाने पर भू धसाव शुरू होने लगा था, तो उसके बाद तमाम जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं वो जोशीमठ पहुंची थी, जिनमें करीब 8 संस्थाएं थी। वाडिया से लेकर आईआईटी रुड़की और तमाम देश की नामी गिरामी साइंटिफिक एजेंसियां वहां पर पहुंची थी और इन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को और एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन ये आज तक पब्लिक फोरम पर नहीं आ पाई थी। हाईकोर्ट में जब इस बात को लेकर एक याचिका दायर हुई कि क्यों नहीं जो जोशीमठ पर जो साइंटिफिक एजेंसियों ने जो स्टडी की है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिक फोरम पर रखी गई है। और जो तमाम साइंटिफिक एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसका लब्बो-लुबाब सिर्फ एक ही बात पर आकर ठहरता है कि जोशीमठ का जो भू धसाव वाला एरिया है ये एक मोरेन एरिया है जो ग्लेशियर मोरेन पर बसा हुआ है और इसमें पानी के अत्यधिक रिसाव के कारण ये नौबत आई, भू धसाव की नौबत आई और लगातार जोशीमठ अभी भी वहां पर लगातार धसाव की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर हाईकोर्ट में भी आज 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होनी है। लोगों का ये आरोप था कि जोशीमठ में जो एनटीपीसी की जो विष्णुघाट परियोजना बन रही है उसके लिए जो वहां पर टनल खोदने का काम हुआ और टनल के लिए जो विस्फोट वहां पर किए गए, उसके चलते जोशीमठ में कहीं पानी लीकेज हुआ। बिल्कुल सुनील, क्योंकि रिपोर्ट में और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र किया गया है। चमोली लिए चलेंगे, नितिन सेमवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा आप भी बताइएगा, क्योंकि अब तो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है जोशीमठ में जो भू धसाव आया था, हालांकि इसके कई कारण, कई वजह बताई जा रही थी। अभी आपके पास और क्या जानकारी है रिपोर्ट को लेकर? देखिए, इसमें जो जोशीमठ की आपदा जब आई थी जनवरी 2022 के बाद, जब वहां पर बड़े पैमाने पर भू धसाव शुरू होने लगा था, तो उसके बाद तमाम जो साइंटिफिक एजेंसीज हैं वो जोशीमठ पहुंची थी, जिनमें करीब 8 संस्थाएं थी। वाडिया से लेकर आईआईटी रुड़की और तमाम देश की नामी गिरामी साइंटिफिक एजेंसियां वहां पर पहुंची थी और इन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को और एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। लेकिन आज तक पब्लिक फोरम पर नहीं आ पाई थी। हाईकोर्ट में जब इस बात को लेकर एक याचिका दायर हुई कि क्यों नहीं जो जोशीमठ पर जो साइंटिफिक एजेंसियों ने जो स्टडी की है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिक फोरम पर रखी गई है। और जो तमाम साइंटिफिक एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसका लब्बो-लुबाब सिर्फ एक ही
जी, अगर रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यहाँ पे पानी का रिसाव होने की वजह से कुछ वार्डों में दरारें पड़ी होंगी। चाहे हम सुनील वार्ड की बात कर लें या मनोहर वार्ड, मारवाड़ी सिंगधार वार्ड की बात कर लें, वहाँ पे दरारें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। और जिस तरीके से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुलासा किया अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि पूरे जोशीमठ क्षेत्र में लगभग 81 से लेकर 82 दरारें पड़ी हुई थी। 2023 की अगर बात करें तो उससे पहले लगभग नई दरारों की अगर बात करें तो 42 नई दरारें ऐसी हैं जो उस दौरान बहुत तेजी के साथ बढ़ी थी। उसका सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका हमने देखा था मनोहर बाग का, वो इलाका कहा गया है कि वहाँ पे नई दरारें देखी गई थी। लेकिन जो सुनील में जो दरारें पड़ी थी वो 2023, 22 और 21 से पहले पड़ चुकी थी, जो हमने उस दौरान खबरें भी लगातार चलाई थी। अगर अलग संस्थाओं, अलग अलग एजेंसियों की बात करें तो कई एजेंसियों ने जिस तरीके से अपने रिपोर्ट में लिखा है कि दरारें पड़ने का सिलसिला जो है वो पानी का जो रिसाव है उसकी वजह से है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए, ध्यान से इसको अध्ययन किया जाए तो जिस तरीके से बिल्कुल नितिन, क्योंकि कई सारी बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से जोशीमठ पे भूधसाव देखने को मिल रहा था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। आज एनटीपीसी ने दाखिल की है अंतरिम याचिका। एनटीपीसी प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग कर रहा है और इसकी अनुमति मांगी जा रही है। आज 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जोशीमठ भूधसाव के बाद प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगी हुई है, लेकिन आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, बताया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले कि जोशीमठ पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। दरअसल एनटीपीसी ने अंतरिम याचिका दाखिल की है और एनटीपीसी प्रोजेक्ट आपको बता दें कि अनुमति मांग रहा है काम को शुरू करने के लिए, प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। और आज 2 बजे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हालांकि देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है, क्योंकि जोशीमठ भूधसाव के बाद प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जोशीमठ में जो भूधसाव हुआ था, क्या जानकारी और मिल पा रही है? ठीक 2 बजे पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और जिस तरह से पीसी तिवारी की जो याचिका है उसमें 7 से बिंदु उठाए गए हैं। तपोवन से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, तो उस दौरान ये कहा गया था कि जो वहां पर तमाम जो तपोवन रैणी में आपदा आई थी उसकी जांच हो और एक्सपर्ट कमेटी बने और मौसम विभाग के लिए कुछ रडार लगे। हालांकि हाईकोर्ट ने उस याचिका में तमाम डायरेक्शन सरकार को दिए थे जिन पर कोई काम नहीं हो सका है। उसके बाद जब जोशीमठ में भूधसाव हुआ तो उसी सारे मामलों को लेके पीसी तिवारी ने एक प्रार्थना पत्र और दाखिल किया कोर्ट में कि जो जोशीमठ में हालात बन रहे हैं, वो टनल जो खुदाई हो रही है या तमाम चीजें हो रही है, सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं है, ये सारी चीजों को लेके किया गया था। उसके बाद एनटीपीसी का जब काम रोक दिया गया था हाईकोर्ट ने, तो एनटीपीसी इस बात को कहते रही है कि जो कार्य की अनुमति उनको दे दी जाए, लेकिन 2 सुनवाई में उनको कोई राहत मिल नहीं सकी है अभी तक। और आज भी पूरे मामले में सुनवाई होनी है, तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट किस तरह से उनको अनुमति देता है या नहीं देता है। इस बात का इंतजार करना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी सामने आती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ जैसे हालात अब पगनो गांव में भी होने लगे। यहां पर भूस्खलन के बाद घरों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोग बेघर होने लगे हैं। तो वहीं महिलाएं ऐसी स्थिति को देखकर फूट फूट कर रो रही हैं। गांव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली से भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। 15 से अधिक घर अभी पूरे तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 42 परिवारों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ना मेरा तो 14 परिवार है, कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, कहाँ मेरा गांव घर कोड़ी कुछ नहीं है यहाँ। मेरे को ऐसा तरास लग रहा। देखो तुम खुद मेरे मकान को भी देखो, इतने बड़े परिवार है हमारे, कहाँ हम रहेंगे। प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमको, कहाँ हमको टीन है, कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम। इतने छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रह सकते हैं। हमको आप ही देखो कि कहाँ है इनके जगह, कहाँ पे रहना चाहते हैं। और अभी तक मेरा कोई वो नहीं मिला मेरे को। कितना खतरा है आपको? खतरा बहुत ज्यादा है मेरे को। पूरा ही स्लिप आ रहा नीचे मकान की तरफ जी। अकेला आदमी हूँ मैं और पटवारी ने नाम लिखा था मेरा जी, और 3 दूंगा और कुछ नहीं मिला अभी तक।
नैनीताल से खबर मिल रही है, शनिवार यहां पर बड़ा हादसा हुआ था। पूरी बिल्डिंग ढह गई थी, जिसके बाद अब कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। 5 मकानों को आज खाली कराया गया। ये मकान खतरे की जद में आ गए थे। प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं प्रभावितों को स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। और कल नैनीताल में मकान गिरने के बाद लोग अब भी दहशत में। आज से सीएम धामी एक डेलीगेशन के साथ लंदन दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वो लंदन में रोड शो करेंगे और वहां पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से बातचीत भी करेंगे। सीएम धामी अपने डेलीगेशन के साथ 26 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो के दौरान डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान पुमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। कुछ देर बाद वो लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ बैठक करेंगे और विश्व स्तरीय निवेशकों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित भी करेंगे। यात्रा के दौरान डेलीगेशन द्वारा लंदन के प्रमुख हस्तियों से भी भेंट की जाएगी। 27 सितंबर को सीएम धामी और डेलीगेशन बर्मिंघम और WMG वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ भी बैठक करेंगे। और इसके साथ बताते चले आपको कि डेलीगेशन TVS नॉर्टन ग्रुप के साथ उत्तराखंड में निवेश की संभावना पर भी चर्चा करेंगे। और इस दौरान ब्रिटेन के टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी बड़े घरानों से भी बैठक आयोजित की जाएगी। 28 सितंबर को उनका दौरा समाप्त हो जाएगा। वहीं लंदन रवाना होने से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि लंदन में निवेशकों से बात की जाएगी। निवेश के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अच्छा डेस्टिनेशन है और यहां पर स्टार्टअप टूरिस्ट के क्षेत्र में हमने नई नीतियां लागू की हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश आएगा। लंदन में कुछ नए समूह हैं, इसके साथ ही कई प्रवासी भारतीय भी मदद कर रहे हैं। निवेशक समूह के लोगों से वहां पर रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यम से सभी से वार्ता करेंगे और सभी को उत्तराखंड आने के लिए सबसे निवेदन करेंगे कि उत्तराखंड आएं। और उत्तराखंड आज निवेश के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं हैं। हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, सभी में हमने जो है नई नीतियों को हमने प्रख्यापित किया है, नई नीतियों को लाए हैं, नई पॉलिसी हमने प्रचलन में लाई है और उनके साथ संवाद करके लगातार उनकी सुविधा के अनुसार हर प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए निवेशकों के लिए भी एक अच्छा है और उत्तराखंड के अंदर बड़ा निवेश आने की हमको पूरी संभावना है। जिस प्रकार से लोगों ने अपना एक तरह से निवेश को लेकर आकर्षण दिखाया है। सर, दिल्ली का कर्टन रेजर भी हमने देखा कि जो इन्वेस्टर थे बड़ी संख्या में उत्साहित हैं उत्तराखंड में निवेश के लिए। लंदन में किन बातों पर फोकस रहने वाला है? लंदन में चूंकि कुछ लोग पहले से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके समूह से भी हमारी भेंट है। कुछ नए समूह हैं और रोड शो के माध्यम से जो अप्रवासी भारतीय हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं। और सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लंदन का ये दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए किस तरीके से ज्यादा निवेश लाया जा सकता है उत्तराखंड में और किस तरीके से रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, इस पर पूरा फोकस है। जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता है उत्तराखंड का विकास, और उसी के चलते वो लगातार, आपने देखा हो जब भी दिल्ली दौरे पर आते हैं कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होती है और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा होती है। कई बार वो प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास कैसा हो, समग्र विकास कैसा हो, उत्तराखंड का हर क्षेत्र का, चाहे वो सीमावर्ती गांव हो या उसके अलावा जो चाहे वो शहरी एरिया हो, उनका विकास कैसे हो, उसको लेकर लगातार वो मंथन और चिंतन करते रहते हैं। तमाम कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात और बातचीत करते रहते हैं। उसी के चलते अब जो दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसके चलते जो तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो उत्तराखंड पहुंचे, उत्तराखंड में निवेश करें और उत्तराखंड के विकास के में भागीदार बनाए। उसके चलते आज से पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो 3 दिवसीय लंदन दौरे के लिए रवाना हुए। अब से थोड़ी देर पहले जब लंदन के लिए रवाना हुए तो उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता है किस तरह से उत्तराखंड
विकसित हो, वो लगातार वहां जाके जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं लंदन में, वहां जाकर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उनके अलावा जो अप्रवासी भारतीय हैं जो कहीं ना कहीं अभी भारत छोड़कर अब विदेशों में रह रहे हैं और वहां के विकास के भागीदार हैं, तो उनको भी आमंत्रित करेंगे कि आप उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड में बिल्कुल ऐसे कहा जा रहा है। पवन, ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में विकासखंड मोरी के ग्राम पंचायत भकवाड़ में टॉन्स नदी पर बनी ट्रॉली की रस्सी टूटने से एक 50 वर्षीय महिला जो है वो नदी में जा गिरी है। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली की रस्सी पुरानी हो गई थी, जिसे कुछ सालों से बदलने की मांग की जा रही थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत भकवाड़ और रुड़सुड़ नामी तोक में लोक निर्माण विभाग द्वारा टॉन्स नदी में आवाजाही के लिए ट्रॉली का संचालन किया जाता है। रविवार को भकवाड़ गांव निवासी 50 वर्षीय फातिमा बीबी दवा लेने के लिए त्यूड़ी बाजार गई थी। शाम को जब वो ट्रॉली से घर वापस लौट रही थी और इसी बीच अचानक ट्रॉली खींचने वाली रस्सी टूट गई और ट्रॉली पलट गई, जिससे फातिमा बीबी नदी के बीच पत्थरों में जा गिरी। सिर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया है कि इस ट्रॉली से लगभग 65 परिवारों का आवागमन होता है। ट्रॉली की काफी समय से मरम्मत नहीं की गई थी, वहीं रस्सी भी काफी पुरानी हो गई थी। पहाड़ नंदामय है और समूचा पहाड़ राजेश्वरी की पूजा कर रहा है। नैनीताल में भी भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि आम से लेकर खास तक मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस महोत्सव की पंच आरती सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी है। सरोवर नगरी में मां नंदा की ये पंचारती लोगों को खींच लाती है। घंटियों की गूंज और ढोल की थाप का ये मनोरम दृश्य लोगों को खास आकर्षित कर रहा है। दिन भर महोत्सव के बाद शाम ढलते ही नैना देवी प्रांगण में भक्ति का ये माहौल किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देता है। पुजारी विशेष विधि विधान से पूजा कराते हैं और मां की 5 वस्तुओं से अर्चना की जाती है। जल, पंचदीप, पुष्प समेत दूसरे चीजों से होने वाली इस पूजा के दौरान मान्यता है कि पुजारी में मां प्रकट होती है, जिसके बाद पूरा मंडप मां नंदा के जयकारों से गूंज उठता है। वो जगदम्बा को दिन भर में लोग कहता है कितनी सुंदर है, क्या है, कैसा है, कितना है, तो उसके हम ये अलाएं बलाएं सब दूर करते हैं। शाम को आरती से 5 प्रकार से आरती की जाती है और आरती करने के पश्चात इतना आनंद आ जाता है कि स्वयं भगवती जगदम्बा मेरे हृदय में निवास करने लगती है। इस आरती का क्रेज इस कदर है कि दिन भर की थकान के बाद भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। चाहे आम हो या खास हो, वो माँ के दरबार में मत्था टेकने पहुँच ही जाता है। लोगों का कहना है कि इस मेले में माँ खुद ही अपने भक्तों को ले आती है। मेरे लिए पंच आरती सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं और इसी के लिए मैं स्पेशली पंच आरती देखने आई हूँ और आज मुझे दर्शन मिले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरा आना सफल हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, बचपन से हम देख रहे हैं और जब तक यहाँ नहीं आते हैं तब तक लगता ही नहीं है कि कभी भी पूरा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक से माता ने बुलाया होगा, ताकि नाइट में ही अचानक निकल आए। डायरेक्ट यहाँ आके यहाँ काफी घूमा, मतलब बहुत अच्छा लगा। भक्ति में ही शक्ति होती है, ये सुना जरूर होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ सामने दिख रहा है। ये मां नंदा की ही कृपा है कि दूर दराज से लोग यहाँ बस खींचे चले आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर वापस लौट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। मवेशियों में एक बार फिर लंपी वायरस तेजी के साथ फैलता जा रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस पहले तराई वाले इलाकों में फैला था, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि लंपी को लेकर मवेशियों में बूस्टर डोज लगाने का काम तेजी से
किया जा रहा है, जिससे कि इस वायरस से मवेशियों को बचाया जा सके। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।